बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का और अपने फिटनेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान में रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अपनी 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 1 है, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। तो देखिए, आप सभी को मालूम होगा कि रोशन सा स्टडी पॉइंट पे आप सभी को पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या दूसरे सब्जेक्ट जो भी हमारे आर्ट्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट है, अभी तक एनिमेशन वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जाता था, एनिमेशन के थ्रू समझाया जाता था। और एनिमेटेड वीडियो हमारे चैनल पे डली हुई है, आप सभी एनिमेटेड वीडियो को भी जरूर देखिए। अब हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। सभी टीचर्स आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बहुत ही सरल और आसान भाषा में सभी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझाने वाले हैं। तो भाई, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी वीडियो हम डालते हैं उसको शेयर करें, लाइक करें और आप अपना सपोर्ट भी चैनल को जरूर दें। ठीक है जी। तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, संविधान क्यों और कैसे, तो इस चैप्टर के ऊपर आप लोगों को एनिमेटेड वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। एनिमेशन के माध्यम से पूरे चैप्टर को समझा रखा है, तो एनिमेटेड वीडियो को भी आप लोग जरूर देखें, है ना। चलिए जी, अब हम चैप्टर में, जैसे कि आप अगर चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे, है ना। हम जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हम भारतीय संविधान की बात करते हैं, तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि संविधान क्या होता है, हमें संविधान की जरूरत क्यों है, आखिरकार भाई हमें संविधान क्यों चाहिए, है ना। ऐसे सवाल हमारे मन में आते हैं। अब आपकी मैं बात करूं तो छोटे क्लासों से ही आप लोग कहीं ना कहीं संविधान के बारे में समझते हो आ रहे हैं, और संविधान की परिभाषा भी आप सभी को, बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा। लेकिन इस चैप्टर में 11th क्लास में हम संविधान की परिभाषा के साथ साथ ये भी समझने वाले कि किस तरीके से संविधान को बनाया गया, किस तरीके से संविधान को प्रचलन में लाया गया, किस तरीके से एक संविधान किसी देश को चलाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है ना। कौन से नेता थे जिन्होंने संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अक्सर बच्चे बोलते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने बना दिया संविधान, महात्मा गांधी ने बना दिया संविधान, है ना, या फिर कुछ बला 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 मतलब बोलते रहते हैं। लेकिन देखो, किसी एक व्यक्ति के द्वारा इंडिया का संविधान नहीं लिखा गया भाई, एक व्यक्ति द्वारा संविधान को नहीं बनाया गया। ठीक है, इस संविधान को बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा। हमारे देश के बहुत सारे लीडर्स थे जिन्होंने संविधान को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके बारे में आज की इस चैप्टर में, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले। कोशिश यही रहेगी कि एक पार्ट में हम पूरे चैप्टर को आपको समझा दें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आखिरकार ये संविधान होता क्या है, संविधान की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं कि संविधान है क्या, है ना। तो देखो, सिंपल परिभाषा जो कि अभी तक आप सभी स्टूडेंट को पता ही होगा कि भाई संविधान क्या होता है, लिखित दस्तावेज है ना। यहाँ पे आप अगर परिभाषा देखेंगे तो परिभाषा में भी क्या लिखा है कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है ना। तो ऐसा कहते हो कि भाई एक दस्तावेज है, लिखित तौर पे होता है, जिसके माध्यम से किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। अब संविधान में क्या होगा, जो लिखित दस्तावेज है हमारा संविधान, उसमें सभी कानून को क्रमबद्ध लिखा जाएगा, क्रम अनुसार लिखा जाएगा, है ना। आगे क्या लिखा है कि इसमें नियम, कायदे, कानून, सरकार की शक्तियों, अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से लिखा जाता है। क्रम अनुसार सारी चीजें संविधान में लिखी होती है। जैसे कि आप अपने किताब की ही बात कर ले, जैसे पॉलिटिकल साइंस की हम किताब की ही बात कर ले, तो इसमें पहला चैप्टर संविधान क्यों और कैसे, दूसरा है अधिकारों के बारे में, तीसरा चुनाव व्यवस्था के बारे में। इस तरीके से क्रम अनुसार सारे चैप्टर दिए हुए हैं, चैप्टर के क्रम है। इसी तरीके से संविधान में क्या होता है कि सारे नियम, कायदे, कानून क्रम अनुसार लिखे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी संविधान की परिभाषा समझ चुके होंगे। ठीक है जी। अब संविधान की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था भाई, बन के तैयार हो गया था। ठीक है, तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया, प्रचलन में आ गया। अब एक सवाल आप सभी के मन में होगा, या फिर आप सभी के मन में ये सवाल उठता होगा कि भाई इसी डेट को क्यों संविधान को लागू किया गया। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि 1930 में क्या हुआ था। 26 जनवरी 1930 को हमने ना सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। 26 जनवरी 1930, जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के, तो 1930 में 26 तारीख को, 26 जनवरी को हमने सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। और उसके बाद ये परंपरा चली आ गई कि भाई हर 26 जनवरी को हम क्या करेंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, 1930 के बाद से। ठीक है, लेकिन हमें आजादी कब मिली, हम स्वतंत्र कब हुए, 15 अगस्त 1947 को। तो आजादी यानी कि स्वतंत्रता दिवस की जब तारीख डल गई, पड़ गई, वो 15 अगस्त हो गई, है ना।
लेकिन जब संविधान को लागू करने की बारी आई, संविधान को लागू करने की बारी आई तो हमने कौन सा तारीख चुना? 26 जनवरी। क्योंकि इससे पहले हम 26 तारीख को किस रूप में मनाते थे? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया करते थे। इसीलिए इस तारीख को हमने क्या कर दिया? भारतीय संविधान को लागू कर दिया। उम्मीद है इसको भी आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए जी, यहाँ पे भी कुछ जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आप सभी को मालूम होना चाहिए। देखो, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा है? टोटल समय कितना लगा जी? तो भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा है भाई। सभी को मालूम होना चाहिए, ठीक है। एमसीक्यू में आता है, हमेशा काम आने वाली चीज है, ठीक है, जीवन भर काम आएगा। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। पहली बैठक कब हुई थी जी? पहली बैठक भारतीय संविधान सभा की कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है जी। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कुल बैठक यानी कि टोटल बैठकें कितनी हुई भाई? 166, ठीक है, 166 बैठक हुई थी। और अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी? तो 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक बुलाई गई थी। ये आप एक बार चेक कर लेना, गूगल से ही मैंने ये डेट लिया है, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक बुलाई गई थी। तो ये डेट है जो कि आप सभी को याद रखना है ना। ये भी पेपर में आपके पूछा जाता है। चलिए जी, एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि भैया जैसे ही आप किसी टॉपिक को करवाते हैं ना तो हमें स्क्रीनशॉट लेना होता है, तो इसलिए आप बोर्ड से साइड हट जाया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, देखो जी, अब अगला टॉपिक हमारा क्या है? संविधान की जरूरत क्यों है हमें? आखिरकार हमें संविधान की आवश्यकता क्या है भाई? क्यों चाहिए हमें संविधान? संविधान क्यों क्यों चाहिए? ठीक है, तो भाई बहुत सारे ऐसे काम है जो कि संविधान के माध्यम से नहीं हो सकता। अगर संविधान ना हो ना तो किसी को पता ना हो कि पावर किसके पास होना चाहिए, पावर को कैसे चलाया जाएगा, हमारे क्या अधिकार होने चाहिए, हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए, किसी को नहीं मालूम होगा, है ना। तो इसलिए संविधान की जरूरत होती है भाई। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है कि देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए संविधान की जरूरत होती है भाई। बिना संविधान के किसी देश की शासन व्यवस्था चल ही नहीं सकती है ना। कानून व्यवस्था ठप पड़ जाएगी भाई अगर संविधान ना हो तो, क्योंकि संविधान में सारे नियम कायदे कानून लिखे हुए हैं, है ना, कि शक्ति किसके पास होगी, कौन शक्ति का यूज करेगा, किस तरीके से करेगा, सारी व्यवस्थाएं उसमें की गई है। तो देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे को संविधान चाहिए भाई। इसके अलावा हमें संविधान की आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है क्योंकि देश में कानून व्यवस्था संविधान द्वारा बनाई जाती है ना जी। ये पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया कि बिना संविधान के किसी देश में कानून व्यवस्था चल ही नहीं सकती। इसके अलावा सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग ना हो, सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए भी हमें संविधान की जरूरत होगी, क्योंकि संविधान के तहत ही सरकारें क्या करती है, अपना कामकाज करती है ना। अगर संविधान नहीं होगा, आप चाहे प्राचीन काल में, आप चाहे मध्य काल में, तो प्राचीन काल में क्या होता था भैया, राजा होता था। अब राजा के लिए किसी संविधान की जरूरत नहीं होती थी, बल्कि राजा ही संविधान है। राजा ने जो नियम बना दिया ना वही संविधान है। तो उस समय क्या होता था भैया, राजाओं के लिए न्याय व्यवस्था अलग होती थी, आम नागरिकों के लिए न्याय व्यवस्था अलग होती थी। राजा कोई भी अपराध कर दे बच सकता था, आम नागरिक कोई अपराध कर दे सरेआम चौराहे पे ला के गला काट दिया जाता था, ठीक है। तो वो प्राचीन काल में राजतंत्र में होता था। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संविधान में सारी व्यवस्थाएं सभी लोगों के लिए अच्छे तरीके से की गई है ना। तो सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग ना हो इसलिए भी हमें संविधान की जरूरत पड़ती है। विभिन्न देशों में जाति, धर्म एवं वर्गों के लोग एक साथ रहे, ऐसे में उनके बीच मतभेद का होना स्वाभाविक बात है, इसलिए संविधान उन लोगों के बीच तालमेल बनाता भाई। संविधान क्या करता है, अलग अलग वर्ग, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में तालमेल बनाता है। उनके बीच में कोई मतभेद ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, उसको रोकने का काम करता है संविधान। जैसे कि इंडिया की मैं बात कर लूं तो इंडिया में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं, उनमें तालमेल बनाना है भाई। किसी को कोई मतभेद ना हो जाए। मक्खी घूम रही थी तो फिर आ गई, डिस्टर्ब कर दिया भाई ये, है ना। तो अलग अलग वर्ग के लोगों के बीच में तालमेल बनाने के लिए हमें संविधान की जरूरत होती है। इसके अलावा देखो अगला पॉइंट क्या लिख रखा है। अगला पॉइंट है कि इसके अतिरिक्त संविधान नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार देता भैया,
है ना। इन मौलिक अधिकारों के बिना आप किसी देश में रह सकते हो क्या? मौलिक अधिकार ही असली पावर एक आम नागरिक को देता है, ठीक है। तो संविधान क्या करता है? आम नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, उसको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है ना। ये सारे व्यवस्थाएं किसके माध्यम से की गई? संविधान के माध्यम से। इसके अलावा सरकार, समूह, संगठनों के बीच में तालमेल बनाने का काम करता है। जो सरकार है, आम नागरिक है, उनके बीच में तालमेल कौन बनाता है जी? संविधान ही बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि भाई संविधान के बहुत सारे काम हैं और हमें इन सभी चीजों के लिए, इन सभी कामों के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। उम्मीद करता हूं आप सभी इस पॉइंट को भी समझ चुके होंगे। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं? आप सभी चाहे तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आ जाओ। तो भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, ठीक है। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है? लिखित संविधान। जो इंडिया का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, लिखित रूप में है भैया, है ना, जिसमें सारे नियम, कायदे, कानून क्रम अनुसार लिख दिए गए हैं, इसलिए भारतीय संविधान को लिखित संविधान कहा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? कठोर और लचीला का मिश्रण, है ना। अब कठोर और लचीला संविधान क्या होता है? देखो भारतीय संविधान को ना कठोर संविधान भी कहा जाता है और लचीला संविधान भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो देखो भाई भारतीय संविधान के कई ऐसे प्रावधान हैं जिसमें परिवर्तन ऐसे चुटकियों में हो जाएगा। बहुत आसान है, बिल्कुल हलवा समझ लो बदलना। कुछ प्रावधान ऐसे जिनको बदलना बहुत आसान है, ठीक है, साधारण बहुमत के साथ ही बदल सकते हैं, ठीक है। लेकिन लचीला संविधान, माफी चाहूंगा, कठोर संविधान उस संविधान को कहा जाता है जिसमें परिवर्तन करना बहुत मुश्किल हो जाए, है ना। तो भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान भी है जिनमें बदलाव लाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। विशेष बहुमत के बाद ही उनमें परिवर्तन आता है, ठीक है, या फिर विशेष बहुमत के साथ साथ जो आधे विधानसभा के जो सदस्यों के जो मतलब सपोर्ट है वो भी चाहिए, ठीक है। तो कठोर संविधान उस संविधान को कहा जाता है जिसमें बदलाव लाना बहुत कठिन हो, और भारतीय संविधान के कई ऐसे प्रावधान है जिसमें बदलाव लाना बहुत मुश्किल है। जैसे कि धारा 370 को हटाना कितना मुश्किल काम था, कितने सालों से सरकारें हटाने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं हटा पा रही थी, समझ लो। इसके अलावा लचीला संविधान हम उस संविधान को कहते हैं जिसमें बदलाव लाना बहुत आसान होता है, बहुत आसानी से जिसमें बदलाव लाया जा सकता है, उसको हम क्या बोल देते हैं जी? लचीला संविधान बोल देते हैं, जिसमें परिवर्तन आसानी से हो सकता है। तो भारतीय संविधान जो है वो लचीला और कठोर दोनों का मिश्रण है। कई प्रावधानों में आसानी से परिवर्तन हो सकता है, कई प्रावधानों में परिवर्तन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए दोनों का मिश्रण इसको हम कह देते हैं। चलिए जी अगला पॉइंट देखिए। अगला क्या है? सबसे सफल संविधान है भाई। अभी तक का पूरे विश्व में जो सबसे सफल संविधान रहा वो इंडिया का संविधान, हमारा संविधान रहा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि भाई भारतीय संविधान में बार बार मतलब इसको पूरी तरीके से निरस्त नहीं किया गया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं हुई। जो हमने 26 जनवरी 1950 में जो संविधान लागू किया था उसी को आज तक हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। आप नेपाल के संविधान का एग्जाम्पल ले लो भाई, हर 2 साल बाद, हर 3 साल बाद, हर 5 साल बाद दोबारा से उसको लिखा जाता था, है ना। और दूसरे संविधानों की बात कर लो, उतना सफल नहीं है, लेकिन भारत का संविधान बहुत ज्यादा सफल माना जाता है। देखो भारतीय संविधान में अगला पॉइंट क्या है कि संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया जी, है ना। हमने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है जिसमें क्या है? प्रधानमंत्री सबसे पावरफुल होता है और राष्ट्रपति, वैसे तो सारे पावर राष्ट्रपति के पास होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पावर का इस्तेमाल वास्तविक रूप में कौन करता है जी? वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री करता है ना। संसदीय शासन व्यवस्था को हमने अपनाया है। एकल नागरिकता है भारत में। क्या है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है कि हम सभी इंडिया के नागरिक है ना। राज्य के, किसी राज्य के नागरिक नहीं है, हम सभी इंडिया के नागरिक है। मैं बिहारी, तुम पंजाबी, तुम यूपी वाले, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप आपस में बोलते हो लेकिन आप सभी के पास नागरिकता सिर्फ किसकी है? इंडिया की है। ये नहीं कि आप बिहार के नागरिक हो गए या फिर आप यूपी के नागरिक हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। सब कहाँ के नागरिक है? इंडिया के नागरिक है। तो एकल नागरिकता की व्यवस्था है। अगला पॉइंट क्या है भाई? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है भाई। इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार दिया गया है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, है ना। इसकी व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है कि भाई सभी जाति धर्म के लोग बिना किसी भेदभाव के वोट डाल सकते हैं, अपने सरकार को चुन सकते हैं। तो ये संविधान के माध्यम से व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था भाई, भारतीय संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है।
अगर किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए तो न्यायपालिका है, न्यायपालिका के दरवाजे को खटखटा सकते हैं, वो न्याय पा सकते हैं। सरकार अगर कोई गलत कदम उठा रही है, सरकार कोई ऐसा काम कर रही है जो कि संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है ना, संविधान के खिलाफ कोई काम करने जा रही है सरकार, तो ऐसा नहीं कर सकती। उस समय स्वतंत्र न्यायपालिका लोगों के हित में काम करेगी, है ना। तो भारतीय संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था भी की गई है। तो ये सारे पॉइंट थे भारतीय संविधान की विशेषता में बताएंगे। उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट आप समझ चुके होंगे। आसान था बहुत, किसी पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए जी आगे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखिए जी, भारतीय संविधान में अनुच्छेद भाग कितने हैं, अनुसूचियां कितनी है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो भारत जैसे कि आप देखेंगे ना कि जैसे किसी चैप्टर की हम बात करते हैं तो सबसे पहला चैप्टर होता है ना। उसके बाद उसमें बहुत सारे सब टाइटल्स होते हैं, ठीक है। सब टाइटल के भी कई सब टाइटल होते हैं। इसी तरीके से भारतीय संविधान में भी कई भाग है ना। कई भागों में बांटा गया है, कई अनुसूचियों में बांटा गया है, फिर कई अनुसूची वगैरह को अनुच्छेदों में बांटा गया है। इस तरीके से विभाजन किया गया है, ठीक है। तो अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे, यहां पे देखो मूल संविधान की बात भी की गई है और वर्तमान समय की भी बात की गई है। अब इन दोनों में क्या अंतर है इसको समझे। मूल संविधान और वर्तमान संविधान में क्या अंतर है। तो मूल संविधान यानी कि जो स्टार्टिंग में जो बनाई गई थी, कब जो लागू की गई 26 जनवरी 1950 में जो संविधान लागू की गई थी, उसको हम क्या बोलेंगे, मूल संविधान, है ना। और वर्तमान यानी कि इस समय की हम बात कर रहे हैं। वर्तमान में जो संविधान है को कुछ परिवर्तन हुए भारतीय संविधान में। तो यहां पे अगर आप मूल संविधान में अगर आप अनुच्छेद की बात करेंगे तो 395 अनुच्छेद थे, ठीक है जी। भाग कितने थे जी, 22 भाग थे। अनुसूचियां कितनी थी जी, 8 अनुसूचियां थी। तो ये डाटा आप याद रखिए, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, भाग 22, अनुसूचियां 8। लेकिन वर्तमान में ये चेंज हो चुके हैं। वर्तमान में अनुच्छेद की बात करूं तो 448 अनुच्छेद है, संख्या बढ़ गई है जी, है ना। भाग कितने, 25। अनुसूचियों की बात करूं तो यहाँ पे 12 अनुसूचियां है, ठीक है जी। कितनी अनुसूचियां, 12, ठीक है। 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में इस समय है। उम्मीद करता हूं आप इस डाटा को भी याद कर लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी, ठीक है। आसान था बहुत। चलिए जी अब हम अगले पेज पे चलते हैं। देखिए अभी तक जो मैंने आपको समझाया इस चैप्टर में एक तरीके से इंट्रोडक्शन था, ठीक है। लेकिन इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं तो आपके पेपर में जो सवाल पूछा जाता है 11th क्लास में, ये ज्यादातर इन्हीं टॉपिक से आएंगे। संविधान क्या था, है ना, संविधान की विशेषताएं क्या है, ठीक है, कितनी अनुसूचियां है, कितने भाग थे इसमें, यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं, हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी के टॉपिक्स को भी समझाऊंगा मैं, है ना। इसीलिए हम चलेंगे अब दूसरी पीडीएफ में जहां पे एनसीईआरटी में जितने टॉपिक, क्योंकि आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक होगा, एनसीईआरटी बुक को ओपन करिए और जिस तरीके से एनसीईआरटी बुक में सारे टॉपिक दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीजें अब आगे समझाने वाला हूं। एनसीईआरटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए जी अपनी दूसरी पीडीएफ में चलते हैं और उसके माध्यम से हम चीजों को समझते हैं। जी हाँ, तो संविधान क्यों और कैसे ओपन हो चुका है हमारा, सॉरी, देखिए जी, जैसे अगर आप एनसीईआरटी बुक में चाहेंगे, फर्स्ट चैप्टर में एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो पहला टॉपिक दे रखा है निर्णय लेने की शक्तियों की विशेषता, है ना। तो इसमें भी स्टार्टिंग के कम से कम 3-4 टॉपिक जो एनसीईआरटी बुक में है, 3-4 टॉपिक में हमें क्या समझाया है, संविधान के कार्य के बारे में समझा रखा है, लेकिन थोड़ा टफ लैंग्वेज का यूज किया है ना। एनसीईआरटी बुक की खासियत क्या है कि भाई जो 11th क्लास का बच्चा है वो उसको आसान लैंग्वेज में चीजें चाहिए, जब भी तो हमारे जैसे टीचर की जरूरत पड़ती है उनको। अगर एनसीईआरटी बुक में बहुत सरल और आसान भाषा में लिख देंगे तो कोई भी बच्चा एनसीईआरटी बुक को ही पढ़ के समझ सकता है। हमारे जैसे टीचर की फिर जरूरत आपको होगी नहीं, है ना। तो थोड़ा सा लैंग्वेज टफ रहता है, इसीलिए आप लोगों को मेरी जरूरत है, मेरी वीडियो की जरूरत है। देखिए, तो निर्णय लेने की शक्ति की विशेषता की अगर बात करें तो इस टॉपिक में संविधान के सबसे पहले कार्य की बात की गई कि भैया संविधान का काम क्या होता है। संविधान कुछ ऐसे नियमों का समूह उपलब्ध कराता है। देखो पॉइंट क्या लिखा है कि संविधान कुछ ऐसे बुनियादी नियमों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है
है ना। कुछ ऐसे नियम कायदे कानून संविधान हमें उपलब्ध कराता है जिसके माध्यम से एक राज्य और एक सरकार का निर्माण होता है। लोकतांत्रिक संविधान में निर्णय ज्यादातर जनता द्वारा लिया जाता है ना। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आप देखेंगे कि निर्णय किसके किसके द्वारा लिया जाता है, जनता के द्वारा, क्योंकि जो सरकारें जो निर्णय ले रही है वो किसके द्वारा चुनी गई है, जनता के द्वारा चुनी गई है जी, है ना। भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून का निर्माण संसद करेगी और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। तो संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि कानून कौन बनाएगा जी, संसद। और संसद में जो चुने हुए सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे द्वारा चुने हुए होते हैं, है ना। देखो संविधान क्या है, संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। सरकार बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका है, संविधान का है। संविधान में ही सारी व्यवस्थाएं की गई है कि सरकार किस तरीके से बनेगी, ठीक है जी। संविधान का दूसरा कार्य यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होगा, है ना। संविधान का दूसरा काम क्या है कि निर्णय लेने की शक्ति आखिरकार किसके पास होगी, ये तय करता है संविधान, ठीक है। संविधान यह भी निश्चित करता है कि सरकार का निर्माण किस प्रकार से होगा, है ना। संविधान में सारी व्यवस्थाएं लिखी गई है कि भाई कानून कौन बनाएगा, ठीक है, सरकार किस तरीके से बनेगी, सारी चीजें संविधान में लिखी हुई है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। देखो संविधान का एक और महत्वपूर्ण काम क्या होता है, सरकार की शक्तियों पर सीमा लगाना। इस पॉइंट को मैं ऐसे ही समझा देता हूं, यहां से हमें रीड करने की जरूरत ही नहीं है। देखो संविधान के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, सरकार की शक्तियों पर सीमा लगाता है। मतलब कि सरकार कोई ऐसे काम नहीं कर सकता जिससे कि हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाए, है ना। अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं और सरकार अगर ऐसा कोई काम कर रही है तो ऐसा काम करने से हम उसको मना कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसी के बारे में इसमें लिखा है कि संविधान का तीसरा कार्य है सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून की कोई सीमा तय करना, है ना। यह सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है, ठीक है। संविधान सरकार की शक्तियों को कई प्रकार से सीमित करता है। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखो सरकार की शक्ति को सीमित किस तरीके से, अब संविधान जो है किस तरीके से सरकार की शक्तियों को सीमित करते हैं, क्या पॉइंट लिखा है कि सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे आसान तरीका यह है कि नागरिकों के रूप में हमारे पास क्या होते हैं, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को स्पष्ट किया जाए ताकि कोई भी सरकार कभी भी उसका उल्लंघन ना कर सके। अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने लगता है तो ऐसा नहीं कर सकती सरकार, है ना। हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून को नहीं बना सकती। नागरिकों को मनमाने तरीके से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने की विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है। यह सरकार की शक्तियों के ऊपर एक आधारभूत सीमा है ना। बिना किसी कारण के सरकार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। सामान्य रूप से नागरिकों को कुछ मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जैसे भाषण देने का अधिकार हमारे पास है ना। अंतरात्मा की आवाज पर काम करने का अधिकार है, ठीक है, कि भाई हमारा जो मन करे वो काम हम कर सकते हैं, है ना, अपने आजीविका चलाने के लिए। इसके अलावा संगठन बनाने की आजादी हमें, कि भाई अपने विचारों के प्रचार के लिए या सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ हम संगठन बना सकते हैं और उनके गलत काम करने से रोक सकते हैं, ठीक है जी। देखो लेकिन इसके ऊपर एक सीमा क्या है कि जब आपातकाल लगेगा, जब इमरजेंसी लगता है, आपातकाल की घोषणा की जाती है, जब अनुच्छेद 356, आप लोगों ने अनुच्छेद 356 के बारे में शायद सुना होगा, तो जब अनुच्छेद 356 के माध्यम से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो उस समय हमारे सारे मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं जी, निरस्त हो जाते हैं, है ना। उस समय सरकार हमारे मौलिक अधिकार के ऊपर क्या कर सकती है, सीमाएं लगा सकती है। हमारे मौलिक अधिकार का हनन भी होता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा 1975 में क्या हुआ था, आपातकाल की घोषणा हो गई थी जी 1975 में। 25 जून 1975 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उस समय इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी थी और उस समय बहुत सारे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था, है ना। जो मीडिया है उसके ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था। मीडिया वाले कुछ भी सरकार की अनुमति के बिना नहीं छाप सकते थे। तो ऐसी हालत हो गई थी जी आपातकाल के समय। तो आपातकाल के समय हमारे मौलिक अधिकारों पर सीमाएं लगाई जा सकती है। एक मिनट, पेज में दिक्कत हो गई है जी।
चलिए कोई नहीं, ऐसे हमें करना पड़ेगा। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। देखो जी, अब पूरी तरीके से अगर हम सरकार के ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे तो आपको लगता है कि सरकार लोगों के लिए काम कर पाएगी? तो होता क्या है कि संविधान सरकारों को भी कुछ ऐसे अधिकार देते हैं, कुछ सकारात्मक अधिकार प्रदान करते हैं जिससे कि सरकारें क्या कर सके, आम नागरिकों के लिए काम कर सके, आम नागरिकों के हित के लिए कल्याणकारी नीति बना सके, है ना। जैसे कि जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए अगर कोई नीति बनानी हो तो सरकार के पास ये हक संविधान देती है कि वो जातिगत भेदभाव को खत्म कर सके। लोक कल्याणकारी नीतियों को अगर सरकार लागू करना चाहती है, ऐसे नीतियां जिससे कि गरीबों को फायदा हो, तो सरकार ऐसी नीतियां बना सकती है। ये पावर किससे मिला है? सरकार को संविधान के माध्यम से मिला है। देखो क्या लिखा है कि हमारे देश में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आधारभूत भौतिक चीज और शिक्षा सहित वह सब कुछ प्राप्त हो सके जिसके आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन व्यतीत कर सके। भारतीय संविधान सरकार को वह शक्ति प्रदान करता है जिससे कि वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके और जिन्हें कानून की सहायता से लागू भी कर सके। यानी कि संविधान क्या कर रही है, सरकारों को ऐसे अधिकार देती है कि सरकार लोक कल्याणकारी नीतियां बना सके और उसको लागू भी कर सके। जो बातें मैंने आपको बताई है वही सारी चीजें इस पीपीटी में भी देखने को मिल जाएगा। देखो जी, राष्ट्र की पहचान है संविधान, है ना। राष्ट्र की बुनियादी पहचान होती है संविधान। अब राष्ट्र की बुनियादी पहचान कैसे होगी? देखो संविधान से ही पता लगता है कि उस देश की शासन व्यवस्था कैसी है ना। वहां पे किस तरीके से शासन व्यवस्था को अपनाई गई है, क्या वो लोकतांत्रिक देश है या फिर वहां पे राजतंत्र है या फिर वहां पे किस तरीके की व्यवस्था है ना। संविधान से ही पता लगता है हमारे एक मिनट, संविधान से हमें पता लगता है कि हम क्या है, एक सामूहिक इकाई है ना। यहाँ के लोगों के बारे में, लोगों की इच्छाओं के बारे में हमें पता लगता है संविधान से। तो कह सकते हैं कि संविधान से पता लगेगा कि भाई उस देश की कैसी शासन व्यवस्था है ना, वहां पे किस तरीके से सरकार को चलाया जाता है ना, किस तरीके से शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो ये एक तरीके से बुनियादी पहचान मानी जाती है किसी राष्ट्र की। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब आ चुका है हमारा अगला टॉपिक, संविधान की सत्ता। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग बच्चों क्या बात करने वाले हैं? देखिए संविधान की सत्ता, सत्ता का मतलब क्या होता है? सत्ता का मतलब होता है पावर। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में यह समझाया गया है कि संविधान जो है ना, जिस देश में संविधान के माध्यम से शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, वास्तविक सत्ता किसमें निहित होती है? वास्तविक पावर किसमें निहित होती है जी? वास्तविक पावर जो होती है वो संविधान में निहित होती है ना। अगर हम दुनिया के और भी देशों के संविधान की बात करें, जैसे कि आप अगर इंग्लैंड के संविधान की अगर बात करेंगे, ठीक है, नीचे इंग्लैंड के संविधान के बारे में बता रखा है। जैसे हमारे देश का संविधान तो लिखित रूप में है, इसमें सारे नियम कायदे कानून लिख दिए गए हैं। लेकिन अगर आप इंग्लैंड के संविधान की बात करोगे ना, ठीक है, तो इंग्लैंड का संविधान जो है वो एक लिखित दस्तावेज के तौर पर नहीं है ना। ये क्या है? कानूनों का एक श्रृंखला है। ठीक है, लिखा गया है कि इसके पास दस्तावेज और निर्णय की एक लंबी श्रृंखला है जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। मतलब कि लिखित तौर पे दस्तावेज के रूप में इंग्लैंड का संविधान नहीं है, एक कानूनों की लंबी श्रृंखला बनाई गई है ना। उसी को क्या मान लेते हैं? संविधान मानते हैं इंग्लैंड में। ठीक है, तो इस टॉपिक में क्या समझाने की कोशिश की गई है कि भाई वास्तविक सत्ता जो है किसमें निहित है? संविधान में। सारे पावर किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सारी चीजें किसमें लिखी हुई है? संविधान में। तो संविधान की ही सत्ता है वास्तव में। अगर किसी की पावर है तो वो संविधान की पावर है लोकतांत्रिक देश में। ठीक है जी, इसमें भी यही पॉइंट लिखे गए हैं, इसको आप लोग पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट भाई लेते चलना। और एक और चीज आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने साथ नोटबुक रखो और चीजों को लिखते हुए चलो। जो भी चीजें मैं समझाता हूं उसको साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलो, है ना। इसको हमने समझ लिया। चलिए जी, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक क्या है? संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका क्या होगा भाई? संविधान को आखिरकार प्रचलन में कैसे लाया जाएगा? प्रचलन में लाने का मतलब क्या है? प्रचलन में लाने का मतलब है कि लोग भी संविधान को माने, लोगों को भी लगे कि हाँ भाई संविधान में हमारे लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। तो इसी से तो लोग प्रचलन में आएगा, मतलब कि आम लोग भी संविधान को फॉलो करेंगे। तो देखो भारतीय संविधान को अगर हम बात करें तो भारत का संविधान है या फिर दक्षिण अफ्रीका के संविधान की बात करें तो ये ऐसे संविधान है जो कि बहुत ज्यादा सफल संविधान माने जाते हैं। अब क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इन संविधानों में जो भी प्रावधान किए गए
वो आम नागरिकों के लिए किए गए। आम जनता की जो समस्याएं थी उसको देख कर की गई। सभी लोगों को समानता स्वतंत्रता संबंधित अधिकार दिए गए, है ना। जो भी लीडर्स वहां पे बैठे थे, जो भी संविधान को बना रहे थे, उन सभी ने लोगों की आकांक्षाओं को देखा, उनकी क्या इच्छा है उसको देखा और उसके अकॉर्डिंग संविधान को लिखा। तभी जाके लोक प्रचलन में संविधान आ पाया। लोगों ने इस संविधान के ऊपर विश्वास जताया, क्योंकि इस संविधान को उन लोगों ने लिखा था जिनके ऊपर आम नागरिक आंख बंद करके विश्वास करते थे, है ना जी। इसी के बारे में समझाया हुआ है, एक बार आप इसको रीड कर लेना, यही सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी, है ना जी। ठीक है, इसमें इस वाले पॉइंट में भी यही सारी चीजें दे रखी है। अगले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। अगला टॉपिक क्या है? संविधान के मौलिक प्रावधान। ठीक है, मौलिक प्रावधान का मतलब क्या होता है कि संविधान का मेन प्रावधान, मुख्य प्रावधान क्या है। तो आप सभी को पता है कि एक सफल संविधान एक सफल संविधान की विशेषता क्या होती है कि वो देश के हर व्यक्ति को क्या करता है, ऐसे प्रावधान उपलब्ध कराता है जिससे कि वो बिना किसी भेदभाव के देश में रह सके, एक अच्छी जिंदगी जी सके, है ना। किसी भी देश का संविधान स्वयं न्याय के आदर्श रूप स्वरूप की स्थापना नहीं करता है, परंतु उससे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह आधारभूत न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई संविधान से ही यह विश्वास होता है लोगों को कि हाँ भाई उनको क्या मिल जाएगा, न्याय मिल जाएगा, है ना। न्याय कहां से मिलेगा? संविधान के माध्यम से मिलेगा। कोई भी संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता समानता की जितनी अधिक सुरक्षा प्रदान करता है, उस संविधान को उतना ही ज्यादा सफल माना जाता है। जो संविधान अपने नागरिकों के लिए स्वतंत्रता समानता संबंधित अधिकार उपलब्ध करा रहे हैं और उनके इन अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, वो संविधान उतना ही ज्यादा सफल माना जाता है। ठीक है, देखो बीच में कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है आपके एग्जाम के लिहाज से, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में क्योंकि दे रखा है इसलिए मैं करा रहा हूं। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको जो फर्स्ट पीपीटी से जो टॉपिक समझाए हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आपके पेपर में उसी में से आ जाएगा। और साथ ही साथ अभी इस चैप्टर के लास्ट में जो 3-4 पेज में समझाने वाला हूं, उसमें भाई गौर फरमाना, उसको बहुत अच्छे से समझ लेना यार, क्योंकि पेपर में वहीं से ज्यादा चीजें आपकी पूछी जाती है। लेकिन क्योंकि हम एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपको चीजें समझ में आ जाए, है ना। चलिए जी, अगला टॉपिक क्या है? संस्थाओं के संतुलित रूपरेखा। संस्थाओं के संतुलित रूपरेखा एनसीईआरटी बुक में ऐसा टॉपिक देखने को मिल जाएगा। इसमें हम क्या समझने वाले हैं कि सरकार की अलग अलग संस्थाएं होती है ना, उसमें किसको कितना पावर मिलेगा कि संस्थाएं क्या रहे, संतुलित रहे, कोई एक संस्था ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, है ना। तो आप देखेंगे हमारे यहाँ पे सरकार के कितने अंग है जी? 3 अंग है। 3 अंग है सरकार के। कौन कौन से अंग है जी? कार्यपालिका है ना, न्यायपालिका है, और विधानपालिका है, या विधायिका कह सकते हैं, है ना। ये सरकार की 3 अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। इनके बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कोई एक संस्था क्या हो जाए, ज्यादा पावरफुल हो जाए, है ना। संविधान निर्माताओं ने यह भी ध्यान रखा कि किसी एक संस्था को ज्यादा पावर नहीं दे देना कि वो संस्था निरंकुश हो जाए, है ना। तो ये क्या करते हैं, संविधान एक तरीके से संस्थाओं के बीच में संतुलित रूपरेखा निर्धारित करती है। ये भी संविधान का एक मुख्य कार्य माना जाता है। ठीक है, इसमें भी आप देखेंगे वही सारी चीजें लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको समझाया है, और एग्जाम्पल देके मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिया है, आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए जी, यहां से भाई स्टार्ट होता है अब संविधान के बारे में जो मेन टॉपिक है वो अब शुरू होने जा रहा है। ठीक है, अब आप लोगों को ध्यान से समझना है चीजों को, और चीजों को नोट डाउन करते हुए भी चलना है कि आखिरकार भारत का संविधान कैसे बना। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भाई इस संविधान को जो हमारे अंबेडकर जी है उन्होंने बनाया, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने बनाया, या फिर एक किसी व्यक्ति ने बनाया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान को किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया। इस संविधान को बनाने में बहुत सारे लीडर्स जो हमारे थे उनका मुख्य योगदान रहा। तो अब एक एक लाइन को हम समझने वाले हैं भाई, यहां से एक एक लाइन को मैं आपको समझाने वाला हूं, बस वीडियो में बने रहो। देखो, संविधान का निर्माण एक संविधान सभा ने किया जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था, है ना। निर्वाचित का करने का मतलब क्या? चुनाव किया गया था।
तो संविधान को किसने बनाया जी? संविधान सभा ने बनाया। संविधान सभा में बहुत सारे सदस्य थे, कितने सदस्य थे सब बताऊंगा, आगे पूरा डाटा है हमारे पास। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, है ना। फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में उसकी पुनः बैठक बुलाई गई थी, ठीक है जी। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और जब भारत का विभाजन हो गया, विभाजन के बाद 14 अगस्त 1947, हाँ तो आपको पता है कि 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को ही भारत का विभाजन हुआ था। तो उस समय भी एक बैठक बुलाई गई थी, कितने तारीख को? 14 अगस्त 1947 को एक बार फिर से संविधान सभा की बैठक बुलाई गई थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव 1935 में क्या हुआ था? प्रांतीय चुनाव हुआ था हमारे देश में, है ना। 1935 में क्या हुआ था? प्रांतीय चुनाव। तो भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव इसी प्रांतीय चुनाव के माध्यम से अप्रत्यक्ष तौर पे किया गया था। प्रत्यक्ष तौर पे नागरिकों ने, आम नागरिकों ने नहीं चुना था भाई संविधान सभा के सदस्य को, बल्कि संविधान सभा के सदस्य को किस चुनाव के माध्यम से चुना गया? 1935 में क्या हुआ था? प्रांतीय चुनाव हुआ था। उस प्रांतीय चुनाव के आधार पर ही संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से किया गया था। संविधान सभा के गठन लगभग ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति, जिसको हम कैबिनेट मिशन कह देते हैं। भैया कैबिनेट मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट मिशन के बारे में पेपर में आता है भाई। तो कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार हुआ था जो संविधान सभा का जो गठन है ना, कि भाई कितने सदस्य कहां से आएंगे, ये सब किसके द्वारा निर्णय लिया गया था भाई? कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन के जो सदस्य आए थे उन्होंने पूरा मॉडल बनाया था। देखो जी, तो इस कैबिनेट मिशन के मुख्य प्रावधान में क्या क्या था भाई? कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के टोटल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। और जिसमें से 292 जो सदस्य थे वो कहां से आए थे भैया? 292 सदस्य जो थे वो ऐसे प्रतिनिधि थे जो कि ब्रिटिश भारत से चुने गए थे। ब्रिटिश भारत का मतलब क्या है जी? ब्रिटिश प्रांत बोल सकते हैं हम इसको, है ना। ब्रिटिश प्रांत यानी कि देखो, जब हम इंडिया की बात करते हैं, जब हम भारत की बात करते हैं, तो भारत जो था वो 2 भागों में उस समय था, लगभग ऐसा कह सकते हैं। एक तरफ जहां पे अंग्रेजों का कब्जा था और दूसरी तरफ कौन थे? देसी रियासत। रियासत यानी कि जहां पे राजा महाराजा का शासन होता था, है ना। अंग्रेजों से पहले भारत में किसका शासन था? राजा महाराजाओं का शासन था, है ना। तो ब्रिटिश प्रांत वाले से लगभग 292 सदस्य चुने गए थे। और जो हमारे देसी रियासतें जो थी, है ना, वहां से कितने सदस्य चुने गए थे जी? वहां से चुने गए थे 93 सदस्य, ठीक है। और 4 सदस्यों की अगर बात कर लूं, मतलब आप सभी को पता है कि संविधान सभा के टोटल सदस्य कितने? 389, ठीक है। अब 389 कैसे आया जी? तो जो ब्रिटिश प्रांत है, देखो ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य आ गए? 292, है ना। 292 है ना, ठीक है जी। जो देसी रियासतें थी, देसी रियासत, वहां से कितने सदस्य आ गए जी? 93 आ गए, ठीक है। और जो 4 सदस्य थे वो अलग अलग क्षेत्रों से लिए गए थे। जो 4 सदस्य थे वो अलग अलग जगह से लिए गए थे, जैसे कि दिल्ली, अजमेर, है ना, जो कुर्ग है और बलूचिस्तान, ठीक है। यहां के जो कमिश्नर थे उनके प्रतिनिधि थे, यहां मतलब इन एरिया के जो कमिश्नर थे उनके प्रतिनिधि थे। टोटल कितने? 4। उनको भी संविधान सभा में मतलब हिस्सेदारी दी गई थी। तो इस तरीके से आप काउंट कर लो भाई, कितने हो जाएंगे टोटल? 389, ठीक है इधर। सो इस तरीके से हमारे संविधान सभा के टोटल सदस्य थे 389, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग कैबिनेट मिशन के बारे में, कैबिनेट मिशन में किस तरीके से संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के तहत, उसको भी आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का स्वरूप, ठीक है, इसमें हम क्या समझने वाले हैं? देखिए, विभाजन के बाद अगर आप देखेंगे, विभाजन के बाद क्या होता है, संविधान सभा का जो स्वरूप है उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, उसी को हम इसमें समझने वाले हैं। तो लगभग 3 जून 1947 की योजना के अनुसार वे सभी प्रांत, जो प्रांतीय प्रतिनिधि थे, वो संविधान सभा के सदस्य नहीं बचे थे, जो कि पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए थे। जो पाकिस्तान के क्षेत्र से चुन के आए थे वो अब भारतीय संविधान सभा के सदस्य
नहीं रह गए थे, है ना। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई, मात्र 299 रह गई थी। और इसमें 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। ठीक है, कितने सदस्य उपस्थित थे इस तारीख को जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, तो 284। अंतिम रूप से जो पारित संविधान है उस पे 284 सदस्यों ने ही क्या किया था, अपने हस्ताक्षर किए थे। तो ये डाटा भी याद रखना कि अंतिम रूप से जो पारित संविधान है उस पे कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, 284 ने, है ना। जब पाकिस्तानी क्षेत्र से जो चुन के आए थे जो सदस्य, उनको हटा दिया गया तो कितने सदस्य बच गए, 299 बच गए थे, है ना, जिसमें से मात्र 284 ने ही क्या किया था, जो अंतिम रूप से जो हमारा संविधान है उस पर हस्ताक्षर किया था। तो ये डाटा भी आप सभी को याद रखना है जी। चलिए जी आगे आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कि अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया था, और ये भी प्रावधान किया गया था कि उनके धार्मिक जो भी चीजें है, मैटर है, उस पर कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था और 82%, 82% जो सदस्य थे वो किस पार्टी के सदस्य थे जी, कांग्रेस पार्टी के सदस्य रह गए थे, है ना। परंतु कांग्रेस स्वयं विविधताओं से भरी हुई एक पार्टी थी। आप सभी को पता है कि कांग्रेस पार्टी में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग को फॉलो करने वाले लीडर्स थे, है ना। तो इसमें भी विविधता अपने आप में देखने को मिल जाती है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के कामकाज की शैली क्या थी, किस तरीके से संविधान सभा में कामकाज होता था, उसकी हम बात करने वाले इस टॉपिक में। तो संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया था, है ना। संविधान सभा में जो भी प्रावधान हुआ वो सभी नागरिकों को देख के वहां पे कानून बनाए गए थे। सभी नागरिकों की क्या आकांक्षाएं हैं, क्या इच्छाएं हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सारे कानून हमारे देश के संविधान में लिखा गया था। भाई ये नहीं कि नेता जो है वो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। सदस्यों के बीच मतभेद हो जाते थे, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों के आधार बनाकर शायद ही कभी कोई मतभेद हुए होंगे। मतभेद होते रहते थे, लेकिन उस मतभेद को नेता लोग आपस में मिलजुल के सुलझा लेते थे, भाईचारा दिखा के मैटर को सुलझा लेते थे। ठीक है, इस तरीके से संविधान का जो कामकाज था वो चलता रहता था। लगभग उन सभी विषयों पर गहराई से वाद विवाद हुए जो आधुनिक राज्य का आधार था। आज जो भी कानून संविधान सभा में लिखे हुए हैं उस पे विचार विमर्श हुए, बहस हुआ, वाद विवाद हुआ, जब जाके किसी प्रावधान को कानून के तौर पर संविधान में लिखा गया। संविधान का केवल एक ही प्रावधान था जिस पर कोई भी मतभेद नहीं हुआ था भाई, बिना वाद विवाद के उसको लागू कर दिया गया, उसको लिख दिया गया, उस प्रावधान को संविधान में जगह दे दी गई। वो कौन सा प्रावधान था भैया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसमें सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को वोट डालने का हक दिया गया था, है ना। सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को किसका अधिकार दिया गया, वोट डालने का अधिकार दिया गया। किस प्रावधान के तहत, सार्वभौमिक मताधिकार के प्रावधान के तहत, जिसमें कोई भी मतभेद नहीं हुआ, कोई भी संविधान सभा का सदस्य इसके खिलाफ नहीं था। सभी चाहते थे कि यह व्यवस्था हमारे संविधान में हो ही हो। ठीक है जी, चलिए कार्यविधि वही, इसी में भी थोड़ा सा वही बता रखा है कि किस तरीके से कामकाज चल रहा था। संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में भी सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई पड़ता था। मतलब कि विवेक के माध्यम से सारे काम वहां पे होते थे, बुद्धि के माध्यम से सारे काम संविधान सभा में होने लग रहे थे। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की मुख्य कमेटियां होती थी। अलग अलग संविधान सभा की अलग अलग कमेटियां बनाई गई थी जो कि उन मुद्दों पर गहराई रूप से विचार विमर्श करती थी। जैसे कि अगर भाषा की बात करें कि भाई हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, तो इसको लेकर भाषा कमेटी अलग होती थी, है ना। देखिए जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद की बात कर लो, सरदार पटेल की बात कर लो, मौलाना आजाद की बात कर लो, अंबेडकर जी की बात कर लो, तो ये सभी क्या कर रहे थे, अलग अलग कमेटियों की अध्यक्षता करते थे, है ना। मेन चेहरे यही थे हमारे संविधान सभा के। अंबेडकर कांग्रेस, और जो अंबेडकर जी थे वो कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे तथा उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त काम न करने का आरोप भी लगाते रहते थे, क्योंकि आपको पता है अंबेडकर जी हमेशा जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए काम करते रहे। पटेल और नेहरू भी बहुत से मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत नहीं थे। इन सब के बावजूद भी इन सब ने मिलकर काम किया और संविधान को बनाया। हर कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ बड़े प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया, जिस पर बाद में पूरी संविधान सभा में चर्चाएं हुई, है ना। तो ये कमेटियां क्या करती थी,
जो संविधान के जो मुख्य प्रावधान थे उसको बनाती थी और फिर उस पे संविधान सभा में क्या होता था, विचार विमर्श हुआ करता था। देखो यह प्रयास किया गया कि फैसले आम सहमति से हो और कोई भी प्रावधान किसी खास हित समूह के पक्ष में ना हो। ठीक है जी। तो इसमें मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी फैसले लिए गए वो आम सहमति से, सबकी सहमति से लिए गए, और ये नहीं है कि भाई एक किसी एक वर्ग के सपोर्ट को करते हुए एक वर्ग के लिए ही फैसले लिए गए हो या कानून बनाया गया हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, कई प्रावधानों पर निर्णय मत विभाजन करके भी लिए गए थे, है ना, कि कितने संविधान सभा के कितने लोग उस प्रावधान को सपोर्ट करते हैं। मान लो कि राष्ट्रभाषा बनाने की बात कर रहे हैं तो हिंदी भाषा को कितने लोग सपोर्ट करेंगे या फिर दूसरी भाषा को कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो जिस भाषा को सबसे ज्यादा लोग सपोर्ट करेंगे उसको ही राष्ट्रभाषा बनाया जाएगा। इस तरीके से मतलब मत विभाजन के द्वारा भी क्या होता था, वहां पे काम किया जाता था, वोटिंग भी होती रहती थी। ऐसे अवसरों पर भी सभी के हित का ध्यान रखा जाता था। ठीक है, जितने भी तर्क है, जितनी भी शंकाएं है, जो भी विचार विमर्श वहां पे होता था, बहुत ही सावधानी से उस पर काम किया जाता था, उस पर विचार विमर्श किया जाता था। देखो आप सभी को पता है कि संविधान निर्माण में क्या हुआ, लगभग 2 वर्ष 11 महीने का समय लगा था, है ना। इस अवधि में संविधान सभा की बैठक टोटल कितनी हुई थी जी, 166 बैठकें हुई थी। इसके सत्र अखबारों और आम लोगों के लिए खुले हुए थे। जो भी सत्र में विचार विमर्श चलता था वो सब अखबारों में छापा जाता था, अखबारों में प्रकाशित किया जाता था। देखो अगला टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। इसमें क्या समझने वाले हैं कि भाई भारतीय संविधान के जो बहुत सारे प्रावधान है उसके कहीं ना कहीं जो मूल देखे तो राष्ट्रीय आंदोलन में देखने को मिल जाता है। देखिए जी, एक बार इसको हम पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि भारत की संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण थी कि वह सामान्य ढंग से काम नहीं कर सकती थी यदि उसके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमति न होती जिन्हें संविधान में रखा जाता था, है ना। इस सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बन गई थी। मतलब स्वतंत्रता का जब हमारा आंदोलन चल रहा था तो उस समय ही बहुत सारे चीजों पे जो हमारे लीडर्स थे, आपको पता है कि संविधान सभा को लीड कर रहे थे, मेन लीडर जो थे जो कि संविधान सभा को लीड कर रहे थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और दूसरे लीडर की हम बात कर ले, है ना, सरदार पटेल की बात कर ली, मौलाना आजाद की बात कर ले, तो ऐसे लीडर थे जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो उनको पता था कि जब हम संविधान को बनाने जाएंगे तो इन प्रावधानों को हम जरूर अपनाएंगे। तो उसी दौर में बहुत सारी चीजों पर क्या बन गई थी जी, सहमति बन गई थी। संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बनाए थे। तो बस संविधान सभा के माध्यम से बस इन सिद्धांतों को एक तरीके से लागू करने का काम ये लोग कर रहे थे। देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में कई प्रश्नों पर हुए वाद विवाद से प्राप्त निष्कर्ष को ही संविधान में अंतिम रूप प्रदान किया गया। ऊपर ये बात हमने कर लिया है। जिस सिद्धांत को राष्ट्रीय आंदोलन से संविधान सभा में लाया गया उनका सबसे अच्छा सारांश हमें नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। उद्देश्य प्रस्ताव देखो जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। उद्देश्य प्रस्ताव की अगर बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। देखो उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, एक तरीके से इसको हम संविधान का आईना कह सकते हैं, दर्पण कह सकते हैं। और उद्देश्य प्रस्ताव से पता लगता है कि भैया आखिर संविधान को बनाने का मेन पर्पस क्या था, है ना। इसमें सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, संबंधित अधिकार देने का वचन दिया गया था। जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए भारत में एक रक्षात्मक प्रावधान किया जाएगा, है ना। उनके लिए ऐसे अधिकार दिए जाएंगे कि वो भी आजादी से स्वतंत्रता पूर्वक भारत में रह सकते हैं। इसका प्रावधान किसमें किया गया था जी, उद्देश्य प्रस्ताव में किया गया था। किस जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने। ठीक है जी, तो इसको भी आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य प्रस्ताव इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। देखिए जी, इस पॉइंट में कोई खास चीजें नहीं है, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों, संस्थागत व्यवस्था, जैसे कि संस्थागत व्यवस्था में हमने आपको पहले बताया था कि संविधान सभा में शक्तियों का बंटवारा जो किया गया है वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 संस्थाओं में किया गया है ना। अब इन 3 संस्थाओं में संतुलन बनाने के लिए भी बहुत सारे प्रावधान हमारे संविधान सभा में किए गए थे, उसी के बारे में इसमें बताने की कोशिश की गई है। चलिए जी समझ लेते हैं। संविधान को प्रभावी बनाने का एक तरीका यह है कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए, है ना। संतुलित मतलब कि सभी को संतुलित रूप से पावर दिया जाए। संविधान सभा में मूल सिद्धांत दिया गया है कि सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण की नीतियों को बनाए, है ना। संविधान सभा ने शासन के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सचमुच संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार विमर्श किया। वहां पे बहुत सारे मुद्दों पर विचार विमर्श हुए, है ना, बहस हुए। संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया है। ठीक है जी। संघात्मक व्यवस्था का मतलब क्या है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है ना, और विधायिका और कार्यपालिका के बीच तथा दूसरी ओर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों से अनेक प्रकार के प्रावधान को लिया है, भारतीय संविधान में ऐड किया है, लेकिन इसको हम भारतीय संविधान को उधार का थैला नहीं कह सकते हैं, कहा जाता है, लेकिन वास्तव में पूरी तरीके से इसको हम नकल नहीं कह सकते हैं। मतलब उधार का थैला आप कह सकते हो क्योंकि हमने बहुत सारे प्रावधान लिए, लेकिन इसको नकल नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई हूबहू हमने कानून को वहां किसी दूसरे देश के संविधान से उठा के अपने संविधान में डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं था। जो हमारे संविधान के लिए या हमारे देश की परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो चीजें सही लगी उसको उन्होंने दूसरे देश के संविधान से लिया और उसका थोड़ा सा रूप भी बदला। ऐसा नहीं है कि हूबहू उतार दिया, थोड़ा सा उसका रूप भी बदल दिया, जो कि हमारे देश के लिए क्या हो जाए, वो उपयोगी हो जाए, है ना। हमारे देश के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है या नहीं कहा जाता है, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो उधार का थैला कह सकते हैं, लेकिन नकल नहीं कह सकते इसको। बहुत लंबे समय तक हमारे लीडर्स ने मेहनत किया और उसके बाद जाके जो भी चीजें उनको सही लगी उसको हमारे संविधान में ऐड किया है जी। ठीक है, तो उसके बारे में ही अगला टॉपिक हमारा यही है और आखिरी टॉपिक भी है। ठीक है, तो विभिन्न देशों के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं हमारे संविधान में, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ब्रिटेन के संविधान की बात कर लेते हैं, यानी कि इंग्लैंड के संविधान की बात कर लेते हैं। यहां से कौन कौन से प्रावधान लिए गए जी। सबसे पहला पॉइंट है सार्वभौमिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, है ना। सार्वधिक मत से जो जीतने की जो व्यवस्था है, आपको पता है कि इलेक्शन में जिस पार्टी को बहुमत मिलती है उसी की सरकार बनती है। तो ये व्यवस्था कहां से ली गई है जी, कहां से ली गई है जी, इंग्लैंड से, है ना। सरकार का संसदीय स्वरूप, जो संसदीय व्यवस्था है वो भी यहीं से ली गई है। कानून के शासन का विचार कि भाई कानून के माध्यम से ही शासन चलेगी, ये विचार ब्रिटेन से है। विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका, जो विधायिका है उसमें अध्यक्ष का पद कैसे चुना जाएगा, उसकी क्या भूमिका होगी, ये भी यहीं से लिया गया है। कानून निर्माण का तरीका, मतलब कि कानून किस तरीके से बनेगा, उसका पूरा प्रोसेस जो है वो कहां से लिया है, हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। आगे आ जाते हैं फ्रांस का संविधान। तो फ्रांस के संविधान से कौन सी व्यवस्था है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, है ना। बंधुत्व मतलब आपसी भाईचारा। आप सभी को पता है कि राष्ट्रवादी विचारधारा का उदय सबसे पहले फ्रांस में हुआ था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की विचारधारा का उदय फ्रांस से हुआ था, तो यहां से हमने ये विचारधारा लिया है। ठीक है जी। चलिए, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने यहीं से लिए हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, तो ये ऐसे तत्व होते हैं जो कि सरकारों को कल्याणकारी नीतियों को बनाने के लिए उनको पावर देते हैं। इसमें ऐसे नीतियों का प्रावधान होता है जिससे कि सरकार क्या कर सकती है, कल्याणकारी नीतियां बना सकती है। ठीक है जी। कनाडा का संविधान, कनाडा के संविधान से क्या लिया है, एक अर्ध संघात्मक सरकार, है ना, जिसमें आपको पता है कि भाई एक सशक्त केंद्रीय सरकार है और राज्य सरकार है इसमें। ठीक है, जिसमें एक अर्ध संघात्मक व्यवस्था का मतलब क्या है कि शक्तिशाली केंद्र सरकार बनाया गया है राज्य सरकार के साथ। तो ये व्यवस्था हमने कहां से लिया है, कनाडा से। विशिष्ट शक्तियां, विशिष्ट या फिर अपशिष्ट शक्तियां जिसको हम बोलते हैं, ऐसी शक्तियां होती है जिसका वर्णन ना तो केंद्र सूची में होता है। आपको पता है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा 3 सूची के माध्यम से किया जाता है। केंद्र सूची, ठीक है जी, केंद्र सूची होता है, राज्य सूची होता है और एक समवर्ती सूची होता है, समवर्ती, है ना। ठीक है, समवर्ती सूची।
विशिष्ट शक्तियां उन शक्तियों को कहा जाता है जो कि जिसका वर्णन ना तो केंद्र सूची में, ना ही राज्य सूची में है और ना ही समवर्ती सूची में है। ठीक है, तो ऐसी शक्तियों को हम अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। और इस शक्ति का जो सिद्धांत है वो कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है जी। आगे आ जाते हैं, अमेरिका के संविधान की बात कर लेते हैं। अमेरिका के संविधान से कौन से प्रावधान है भाई? मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार का प्रावधान कहां से लिया गया? यहीं से, अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पूर्वावलोकन की जो शक्ति है ना, यानी कि जो सरकार अगर कोई कानून बनाती है तो उसका जो न्यायपालिका है वो क्या करती है? पुनरावलोकन करती है, रीचेक कर सकती है सरकार, न्यायपालिका। ये पावर भी कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। तो न्यायपालिका का यह पावर था। ठीक है जी। निष्कर्ष आखिर में रहेगा निष्कर्ष। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष अपने हिसाब से मैं बता देता हूं कि भाई देखो, संविधान जो है वो किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि संविधान के माध्यम से किसी भी देश की शासन व्यवस्था को आसानी से नहीं चलाया जा सकता। संविधान चाहिए ही चाहिए देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, है ना। और भारतीय संविधान को हम अगर बात करें तो किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, बल्कि संविधान सभा ने बनाया है। संविधान सभा के सभी सदस्यों ने मिलकर बनाया है। और भारतीय संविधान को हम उधार का थैला भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रावधान दूसरे देश के संविधान से लिए गए हैं, है ना। तो ये निष्कर्ष हमारा निकलता है। ये आपका पहला चैप्टर था, संविधान क्यों और कैसे। उम्मीद करता हूं आप इस चैप्टर को समझ चुके होंगे, है ना। मेन थीम जो रहेगा, संविधान क्या है, संविधान की जरूरत हमें क्यों है ना। साथ ही साथ भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, भारतीय संविधान को कैसे बनाया गया, और भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है। ये 5 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आप करके जाएंगे। बाकी बीच में कुछ टॉपिक मैंने बताया है जो कि ज्यादा यूजफुल नहीं रहेंगे, वहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन आप पूरे चैप्टर को जरूर करें। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आप सभी को पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। किसी टॉपिक में दिक्कत हो कमेंट में बता सकते हो। बाकी इस चैनल के बारे में और अपने दोस्तों को बताएं, वीडियो को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं फिर आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।